हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। एनसीईआरटी पार्ट टू, कक्षा 11। और चैप्टर हमारा चल रहा है, देखिए, उष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक्स। इसमें पिछली क्लास में, जो कि एक बड़ी क्लास थी, दैट इज इससे पीछे की जो क्लास देखेंगे आप, वो बड़ी क्लास है। उसमें एक ऐसा प्रक्रम, एक ऐसा प्रोसेस हमने लिया था जो थोड़ा बड़ा था, जिसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे या जिस पे सवाल ज़्यादा तरीक़ों से बनता था। तो वो हमने लिया था और इसका नाम था रुद्धोष्म प्रक्रम। और ये समीकरण कैसे बनता है, कैसे बदलती हैं चीज़ें, वो था। अब इस चैप्टर में देखिए, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि एनसीईआरटी में ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में उदाहरण नहीं है। और इसमें जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें भी कम सवाल हैं, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएशन है, चैप्टर के अंदर जो बदलाव हैं, सवाल बनने के जो तरीके हैं, वो बहुत सारे हैं। यहाँ पर कुछ समीकरण हैं जो आपने याद कर लिया, उनको ठीक से लगा लिया तो भी आप कर देंगे इसमें। दूसरा कारण क्या है, थर्मोडायनामिक्स में दूसरी चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ऊर्जा है, यानी जो एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी जो है ऊष्मा के रूप में है, और वो दो तरीक़ों से खर्च हो जाती है। या तो वो आंतरिक ऊर्जा को बदल देती है, या उसके बदले में कोई गैस कार्य कर देती है। यानी जो बेसिक समीकरण था, आपने बना लिया था, डेल्टा क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू वाला, वो उस पर अगर आप विचार करें, ध्यान दें। दूसरी चीज़ चैप्टर के अंदर क्या है कि कुछ ग्राफ हैं, पी वी कैसा होगा, बायल के नियम वाला ग्राफ कैसा होगा, चार्ल्स के नियम वाला ग्राफ कैसा होगा, समायतनिक में कैसा ग्राफ होगा, समदाबीय में कैसा होगा, समतापीय में कैसा होगा। दैट इज वो जुड़े हैं आपस में, कोई ऐसी बात नहीं है। जो पीवी बराबर एनआरटी का समीकरण है आदर्श गैस वाला, उसमें नियत करके इसको उसको सब ग्राफ बन जाते हैं। दैट इज की थोड़ा सा गणित उसमें लगता है। थर्मोडायनामिक्स देखा जाए तो ऊष्मा गतिकी, यानी ऊष्मा का जो चलना है, ऊष्मीय ऊर्जा का जो चलना है, एक जगह या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाना है, वो एक प्रक्रम के तहत है, वो एक प्रोसेस के तहत है। और इसमें आइडियल गैसेस को, आदर्श गैसों को लिया गया। तो यहाँ पर हो गई सारी बातें। अब आते हैं मुद्दे पे। अब इन्होंने कहा सम आयतनिक प्रक्रम, जिसमें आयतन नियत रहता है। अब इसमें इसकी बात करूंगा मैं, और इसमें आपको बताऊंगा सम आयतनिक प्रक्रम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 1284, 1284 नंबर है एनसीईआरटी में। टॉपिक का नंबर होता है एनसीईआरटी में 1284, आइसोकोरिक प्रोसेस। अपनी पढ़ाई को परंपरागत तरीके से करें, छोटे छोटे वीडियो ना देखें। यूट्यूब पे ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे से वीडियो होते हैं, बड़ा जादू सा दिखाते हैं लोग, और एकदम मैजिक सा करके कुटू टू 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 करके निकल जाते। दैट इज़ वो वीडियो व्यू पाने के लिए बनाए जाते हैं। वो कोई परंपरागत वीडियो नहीं है। परंपरागत वीडियो होता भी नहीं है। परंपरागत होती है क्लास। अगर क्लास में आप आ गए हैं, मेरी क्लास में आप बैठे हैं, दैट इज़ कि इस भेदभाव को आप हटा दें कि ये टेलीविज़न पे चल रही है, या ये आपके मोबाइल पे चल रही है, या ये लैपटॉप पे चल रही है। ये परंपरा है पढ़ने पढ़ाने की। आप मेरी क्लास में बैठे हैं, वो चाहे आप मोबाइल के माध्यम से बैठे हों, चाहे आप लैपटॉप लेके बैठे हों, ठीक, आप क्लास में हैं। क्लासरूम की जो व्यवस्था है वही है, उसी फीलिंग पे चलना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बोर्ड है, मेरे हाथ में चौक है, आप बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं। बस ये फीलिंग डेवलप करनी है। दूसरी ये फीलिंग कि जल्दी में कुछ हो जाएगा, इसको हटा देना है। परिणाम जो अच्छे आएंगे वो परंपरागत पढ़ाई से आएंगे, जो नियम है उसके हिसाब से आएंगे। बटन दबाया और टिक 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 कोर्स हो जाएगा, एक पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। बच्चे पूरे साल यूट्यूब पे घूमते रहते हैं। जब बोर्ड परीक्षाएं आती हैं तब कई सारे बच्चों के मेरे फ़ोन आते हैं, सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा तो ऐसा लग रहा है हम फेल हो जाएंगे। ये सब चलता रहता है। वो एक्चुअली उंगली से नहीं चलती पढ़ाई, मोबाइल पे उंगली नहीं चलानी है। आपको एक टीचर सेट करने हैं, अपने टीचर के पास जाना है। वो चाहे वीडियो लेक्चर में मिल रहा हो आपको, चाहे वो कहीं आपके एरिया में कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर हैं वो हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर हैं, चाहे कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं आप, कहीं भी
आपको पढ़ाई समय लगाकर करनी है, उसके साथ सेल्फ स्टडी भी करनी है, उसको ठीक करना है, नोट्स वगैरह बनाने हैं, जैसी कि परंपरा है पढ़ने की। क्योंकि जब आप 9वीं 10वीं 11वीं में आते हैं तो आपको लगता है कुछ जादू हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वही तरीका है जो आप पहले पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे, अपने टीचरों के साथ मेहनत करते थे, घर पे पढ़ते थे, वही एक तरीका है बस। उसके अलावा कोई चारा हो भी नहीं सकता और कोई तरीका हो भी नहीं सकता। चलिए 12, 8, 4 है ना, नंबर देख लिया मैंने एनसीईआरटी से। 12, 8, 4 ठीक। सम आयतनिक परक्रम, पराक्रम ठीक। अंग्रेजी में क्या बोलूं? अंग्रेजी में बोल दूं आइसो कॉरिक प्रोसेस ठीक। ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता ठीक। ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन परिवर्तन शून्य है, अतः गैस द्वारा किया गया कार्य भी शून्य है, यानी डेल्टा वी शून्य है। तो कार्य क्या कहा करते हैं? पी डेल्टा वी कह देते हैं कार्यों को, ये भी शून्य है ठीक। किसी भी गैस को दी गई ऊष्मा ठीक, इस प्रक्रम में गैस को दी गई ऊष्मा गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो जाती है ठीक। प्रथम नियम से डेल्टा क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू ठीक। प्रथम नियम आ गया। देखिए ये ऊष्मा दी है आपने गैस को, गर्म कर रहे हैं, कार्य हुआ नहीं है क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। आयतन में परिवर्तन का मतलब विस्थापन नहीं हुआ है। आयतन में परिवर्तन का मतलब कार्य क्या? बल गुणा विस्थापन, विस्थापन हुआ नहीं है। तो इसमें आ जाएगी। तो ये हो गया डेल्टा क्यू डेल्टा यू ठीक। अच्छे से विचार किया कि साहब डेल्टा यू क्या होता है। तो यू हमने बना रखा है, पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हम। यू होता है FRT/2। एफ क्या है? दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, स्वातंत्र्य कोटि बोल देते हैं। अब ये फिर जो डेल्टा यू है दैट इज, अगर इसको इस तरीके से लिख दें, इसमें परिवर्तन कर दें, तो किससे परिवर्तन होगा? तापमान से, है ना। तापमान बदलेगा क्योंकि ताप का फलन है। आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है। आंतरिक ऊर्जा ताप बदलने से ही बदलती है, दाब या आयतन बदलने से नहीं बदलती, क्योंकि यह अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की वर्ग माध्यम मूल चाल बढ़ती है कैसे? ताप बढ़ाने से बढ़ती है। सीधा हिसाब हो गया। डेल्टा क्यू ये हो गया n मोल के लिए NCV डेल्टा T ठीक। अब ये जो CV है यही है FR/2, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर हीट कैपेसिटी ठीक, या ऊष्मा धारिता ठीक। अब ये CV जो है यही है FR/2, तो इसको लिख सकते हैं NFR/2 डेल्टा T।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के पदों में ये आ गया। ठीक, अब ये जो एफ है ये कैसा है, इसको देखो यहाँ लिख के दूंगा। अगर एक परमाणु गैस है, कैसी गैस है, एक परमाणु, बताओ एक परमाणु का कितना होता है ये एफ, ये होता है एक परमाणु का 3। और अगर गैस द्विपरमाणु है, बस द्विपरमाणु तक ही पढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा झंझट नहीं पढ़ते, सवाल ववाल सब इसी पे बन जाते हैं हमारे। तो इसमें एफ का मान कितना है, 5, 5 लिख देते हैं। ये जरा जांच कर लें, ठीक कर लें। ठीक, तो सूत्र मॉडिफाइड हो गया, बदल गया फॉर्मूला। ठीक, अब जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पे लिख देते हैं, एक उदाहरण छोटा सा करके देता हूँ। देखो हीलियम के 2 मोल को स्थिर आयतन पर गर्म किया गया या गर्म करने में तापांतर या तापमान डेल्टा टी बनाने में या बढ़ाने में, है ना, कितनी ऊष्मा देनी होगी। देखो बिल्कुल सरल सा सवाल आ गया। हीलियम के 2 मोल को स्थिर आयतन पर गर्म करने में तापांतर कितना बढ़ाना है, डेल्टा टी, कितनी ऊष्मा देनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर फोकस करें बच्चों, ये क्या है, हीलियम। हीलियम कैसी गैस है, हीलियम एक परमाणु गैस है। 2 परमाणु गैस कैसी होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इसमें 2 परमाणु होते हैं अणु के अंदर, है ना। तो इसका एक परमाणु ही होता है, ये आणविक अवस्था में नहीं होती। तो कुल मिला के कितनी ऊष्मा दोगे, डेल्टा क्यू, कितने मोल हैं, 2। ठीक, तो 2 लगा दिया। सीवी कितना है, कितनी है इसकी स्वतंत्रीय कोटि, स्वातंत्र कोटि, स्वतंत्रता की कोटि 3 है, तो 3 लगा दिया। एफ R/2 है ना, तापमान डेल्टा टी लगा दिया, ले लो उत्तर हो गया तुम्हारा। ठीक, तापमान का अंतर। ठीक, तापमान का अंतर यदि केल्विन में, तापांतर केल्विन में लगाइए चाहे डिग्री सेल्सियस में लगाइए, दैट इज की ताप या टेम्परेचर डिफरेंस वो एक जैसा ही रहता है। जब ताप लगता है, परम ताप, यानी डेल्टा टी नहीं लगता बल्कि टी लगता है, तो किस में लगता है, केल्विन में। ठीक, तापांतर आप कहीं भी तरीके से लगा सकते हैं, सेल्सियस में लगा लीजिए चाहे केल्विन में लगा लीजिए, तापांतर वही रहता है, दोनों का अंतर एक ही जैसा होता है। तो कुल मिला के यहाँ ये किस में, यह आ गया तुम्हारा उत्तर। आर का मान रख देंगे, आर का मान क्या है, 8.314 जूल वाला। तो ये उत्तर तुम्हारा किस में आ गया, जूल में आ गया। सरल है। अब इस हीलियम के बजाय क्या करता हूँ, द्विप परमाणु गैस लगा दूँ, डाया एटॉमिक लगा दूँ, मान लीजिए लगा दिया O2। ठीक, तो कहाँ बदलूंगा, यहाँ बदल दूंगा। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल दूंगा, FR, तो F कितना लगा दूंगा, 5। ठीक है, ये ऊर्जा, ऊष्मा किस में जा रही है, आंतरिक ऊर्जा में, इससे गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है। तो दैट इज सिंपली यहाँ की चीज़, यहाँ दोनों तरीकों से सोच के फाइनल कर लो, डन कर लो, इसको कंफर्म कर लो। ठीक है, चलिए।
अब हम बनाते हैं 3 तरह के ग्राफ, जो आरेख बनाते हैं हम 3 तरह के ग्राफ बनाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि भाई इसमें डेल्टा वी 0 है, आयतन का परिवर्तन 0 है, समायतनिक परिवर्तन है। ठीक, तो पहला ग्राफ मान लीजिए बनाते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पे हम क्या करते हैं, कार्य भी निकाल सकते हैं। पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है पीवी ग्राम के पे, जो एरिया बंद होता है उससे हम कार्य भी निकाल लेते हैं। तो कार्य शून्य आएगा क्योंकि आयतन में परिवर्तन नहीं है। तो पहला ग्राफ हम क्या बनाते हैं, पहला बनाते हैं पीवी डायग्राम। ये वाला। दूसरा क्या बना देते हैं, दूसरा बना देते हैं पीटी। ये तीनों ग्राफ हमेशा बना के चलें, जल्दी ना करें, ये बड़े काम आते हैं आपके परीक्षाओं में। तीसरा क्या बचा, वी टी बना देते हैं, या टी वी टी बना देते हैं, देखो ऐसे, या टी वी बना लेते हैं, दैट इज नॉट मैटर। पी वी पी टी वी टी वी, जैसे चाहे। ठीक, अब पीवी डायग्राम की बात करूं तो देखो आयतन नहीं बदला, आयतन नहीं बदलेगा, और हम हीट दे रहे हैं गैस को, हम किसी गैस को गर्म कर रहे हैं, आयतन नहीं बदलेगा। तो ताप बढ़ेगा और दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा और दाब बढ़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसा हो रहा है, मान लीजिए पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक, तो क्या हो गया, देखिए ये वी बदला नहीं, ये मोल आर बदले नहीं, तो P प्रोपोर्शनल टू T। और जब हम हीट दे रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, तापमान तो बढ़ रहा है, इसका मतलब दाब बढ़ेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दाब को बढ़ते हुए दिखा देते हैं ऐसे। बस देखिए आयतन की तरफ नहीं गया ये ग्राफ, एक ही आयतन पर है, दाब बढ़ा दिया। अब बढ़ते हुए दाब में हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऊपर की तरफ दाब बढ़ रहा है, इसका मतलब हो जाता है दाब बढ़ रहा है तो ताप बढ़ रहा है। ठीक, आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब गैस को ऊष्मा दी जा रही है। अगर निशान को नीचे की तरफ लगा दूं, इसका मतलब दाब घट रहा है, ताप घट रहा है, गैस में से ऊष्मा ली जा रही है, उसकी आंतरिक ऊर्जा घट रही है। ठीक, दोनों चीज़ें सोच के चलना होता है। ऊपर को तीर लगा दिया मैंने, इसका मतलब दाब बढ़ रहा है, फिर से सोचो ताप बढ़ रहा है, गैस को ऊष्मा दी जा रही है, उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है। उल्टा कर दूं तीर को नीचे की तरफ, तीर को नीचे की तरफ कर दूं, ठीक, तो दाब घट रहा है, ताप घट रहा है, इसका मतलब गैस में से ऊष्मा निकाली जा रही है। दैट फिनिश हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि भाई गैस को ऊष्मा दी जा रही है, ये बेसिक हम लगा के चल रहे हैं तीनों ग्राफ पर। ठीक, तो इसका ये पीटी या ये पीवी हो गया, इसमें कार्य आएगा नहीं। देखो स्थिर आयतन है, कार्य क्या होता है पी डेल्टा वी, तो जब बनेगा जब ग्राफ इधर उधर जाए, आयतन पे जाए। अब यहाँ पता लगाया दाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो यहाँ दाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो क्या करते हैं, कोई कुछ ऐसा बना देते हैं, और दाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, देखो ऐसे कोई भी सरल रेखा बना देंगे ऐसे, दैट इज नॉट मैटर कि ये देखिए, ये देखिए, ये लो, ताप के साथ साथ दाब बढ़ रहा है, और सरल रेखा है, दाब समानुपाती है ताप। सिंपल सी बात हो गई, बिल्कुल ऐसा ही हो गया मामला। आगे चलते हैं, आयतन नहीं बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो एक स्थिर आयतन पर डॉट कर लेंगे और एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो दिखा देंगे ताप बढ़ रहा है। ये देखो ऐसे, तो यानी सम आयतनिक परिवर्तन के 3 ग्राफ हैं, जिसमें तीनों चीज़ों को आपस में बदलते हुए दिखाया गया है। ठीक, अब तुमसे पूछा गया कि साहब ये है पीवी डायग्राम, इसका पीटी कैसा होगा। ये पीवी है, इसका पीटी कैसा होगा। पीवी का पीटी कैसा होगा, ऐसा होगा, आसानी से पता लग जाएगा। प्रक्रम में देख लेंगे, जाके पता लगा लेंगे, दाब ताप बढ़ रहे हैं, ऊर्जा बढ़ रही, तो पीटी ऐसा होगा। ये बता दिया मान लीजिए हमने, और हम कह रहे हैं साहब इसका वो बताओ बीटी, तो इसका पता लगा लेंगे कौन से प्रक्रम से हो रहा है, पी प्रोपोर्शनल टू टी है, समायतनिक परिक्रम है, बढ़ा दें। तो एक सवाल है यहाँ और एक जवाब है। ये प्रश्न में बताया कि साहब ये ग्राफ है,
मान लीजिए, बताओ इसका दूसरे वाला ग्राफ क्या होगा, इसका पी टी क्या होगा, पी वी क्या होगा, टी वी क्या होगा, सब बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दैट इज तीनों ही ग्राफ बनाकर चलेंगे, ठीक है। अब सम आयतनिक परिवर्तन का एक छोटा सा अनुप्रयोग है, वो छोटा सा अनुप्रयोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन काम बहुत आता है और अक्सर छोड़ दिया जाता है। ठीक, अक्सर छोड़ दिया जाता है, छूट जाता है या छोड़ दिया जाता है, जल्दी में छोड़ दिया जाता है, या फिर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप सीवी मिक्सचर निकालना चाहते हैं, मिश्रण का निकालना चाहते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। यानी एक गैस है, मान लीजिए, मानो एक है डाया, वो एक बर्तन में बंद हैं और उनके मोल हैं मालूम हमें, और हम उसे गर्म कर रहे हैं, कितना तापमान बढ़ेगा या तापमान बढ़ गया तो कितनी ऊष्मा उसको देनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपको सीवी मिक्सचर की ज़रूरत कई बार पड़ जाती है, और बड़ा ही ये सवाल डायरेक्ट भी आता है इसमें कि मिक्सचर का सीवी क्या होगा। ठीक, तो अब मान लीजिए मैं कोई बर्तन ले लूँ छोटा सा कोई, और इसमें दो गैस भर दूँ मैं, एक मोनो एक डाया या दोनों डाया जो भी, ठीक। अब मान लीजिए मैंने इसमें N1 मोल हीलियम के रख दिए और N2 मोल मैंने इसमें ऑक्सीजन के रख दिए, और मैंने इसका ताप डेल्टा टी बढ़ा दिया, यानी मैंने इसके तापमान में परिवर्तन कर दिया डेल्टा टी। और ये जो मैंने किया, ये मैंने ऊष्मा देकर किया, ये मैंने इसको गर्म कर दिया। मान लीजिए स्थिर आयतन पर है, ये मैंने इसको हीट देके किया, ठीक। अब मैं इसको हीट देके ये सब मैंने कर दिया, गर्म कर दिया मैंने इसको, देखिए ऐसे ऐसे जो है, और ये जो है, और डेल्टा भी 0, ठीक, यानी स्थिर आयतन। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये जो चीज़ होती है दैट इज आंतरिक ऊर्जा का मामला है, स्थिर आयतन पर ही रखना है इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगाओ, ध्यान दो क्या करना चाहिए हमें, क्या होना चाहिए, है ना। अब देखिए, मान लीजिए हम नीचे से कोई ऊष्मा देते हैं, कोई हीट देते हैं, तापमान डेल्टा टी बढ़ाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कुल कितने मोल हैं। देखिए इसके कितने मोल हैं N1, इसके कितने मोल हैं N2, तो कुल जो मोल हैं वो है हमारे पास N1 प्लस N2, और इसकी कोई सीवी है, मान लीजिए इसका कुछ सीवी है, पूरा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर इसकी कोई ऊष्माधारिता है, ठीक, मोलर ऊष्माधारिता, तो वो हो गई सीवी मिश्रण, तापमान डेल्टा टी बढ़ा दिया, ठीक। अब ये हमने पूरे सिस्टम को, पूरे निकाय को एक निकाय मानकर फार्मूला लिख दिया, ये हीट हम देंगे इसको। अब अगर हम इसके अंदर अलग अलग तरीक़ों से जाकर देखें कि इसको कितनी हीट मिलेगी, इसको कितनी मिलेगी, है ना, तो वो हमें देखना पड़ेगा। N1 मोल किसके हैं, हीलियम के हैं,
तो हीलियम की CV को CV1 मान लेता हूँ, है ना। तो CV1 डेल्टा टी, और इसी तरीके से ऑक्सीजन की CV को, है ना, N2CV2 मान लेता हूँ, इसको CV2 मान लेता हूँ ऐसे, और डेल्टा टी लगा देता हूँ। बात तो सही है भाई, सारे निकाय को एक बार देखा, एक नज़र से देखा तो ये है, और अलग अलग गैसों में कितनी हीट की आवश्यकता पड़ेगी गर्म करने में वो अलग अलग देखा, तो यही है। अब इसमें से डेल्टा टी हटा देता हूँ तो क्या आ गया, CV मिश्रण कितना आ गया, N1CV1 प्लस N2CV2 बटे N1 प्लस N2। तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। ऐसा नहीं है दो पे ही लागू है, दो से ज़्यादा लागू है, 1 2 3 4 5 जितनी चाहे गैस इसमें भर दो, 2 3 4 5 जो भी ऊपर लगा दो, N1CV1 N2CV2 प्लस N3C3 जो भी चाहे, और नीचे उसके मोल जोड़ दो, तो ये मिक्सचर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब जैसे मैंने कहा उदाहरण के लिए मैंने लिया ये हीलियम, ये ऑक्सीजन। ठीक, अब अगर मैं इसे लगा दूं, उदाहरण पे लगा दूं यहाँ पे CV मिश्रण, ठीक, क्या लिखूंगा यहाँ पे, हीलियम एवं ऑक्सीजन के लिए। अब देखो लागू कर दिया इसको मैंने, तो ये क्या हो गया, ये हमारा उदाहरण हो गया, उसी वाले पे लगा के दिखा देंगे हम इसको। चलिए, अब मैंने N1 मोल किसके लिए रखे हैं, हीलियम के, तो हीलियम के मोल मैंने N1 लिखे। CV कितना है हीलियम का, हीलियम कैसी गैस है, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, तो इसका FR/2, तो F कितना होता है, मोनोएटॉमिक का 3 होता है, और ऑक्सीजन कैसी है, इसका F कितना होता है, 5 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आंतरिक ऊर्जा CV 5R/2, कई बार पढ़ चुके हो तुम, तो ये अब लगा दिया मैंने 3R/2, और ये N2 5R/2, और ये नीचे N1 प्लस N2। ठीक, अब देखो कुछ आ रहा है नज़र, ये 2 हट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 3N1 प्लस 5N2, तो R/2 आ गया बाहर, नीचे आ गया N1 प्लस N2, और ये आ गया 3N1 प्लस 5N2। ये रहा तुम्हारा सूत्र। ठीक, ठीक से लिख दें इसको, इसको ठीक से लिख देते हैं, R 3N1 प्लस 5N2 अपॉन 2N1 प्लस N2। ये लो CV मिक्सचर, मिश्रण का CV क्या होगा, यानी मिश्रण की मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर मिश्रण की मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो ये सूत्र आ गया 2 के लिए, और 2 के लिए आता है पेपर में, 3 का तो आया ही नहीं कभी। फायदा क्या है भाई, बच्चा 2 की निकाल लेगा, 3 की भी निकाल देगा, उसको फॉर्मूला तो पता ही है, तो चेक करने की ज़रूरत क्या है, 2 पे ही आता है। ठीक है, तो ये है एक एप्लीकेशन जो इससे मिलता है। दैट इज़ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ CV। CV का बेनिफिट क्या है। कई बार क्या होता है कि सवाल बना दिया साहब कि इसको इतना तापमान बढ़ाने में कितनी देनी पड़ेगी हीट, इसका CV इतना है, तो कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है, CV तो दे रखा है मिश्रण का, लगा लो। ठीक, या CV पूछ लिया, जैसा कि मैंने बताया CV निकालना सिखा रहे हैं बच्चों को, तो दैट इज CV पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए,
चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट क्या है ना। बारह आठ पाँच और ये है 1285। देखो ये पेज नंबर तुम्हारा पड़ेगा 324 और ये हो सकता है इस पेज नंबर बदल भी जाते हैं प्रिंटिंग में। ये 1285 है समदाबीय प्रक्रम। ठीक, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा, समदाबीय प्रक्रम 1285। समदाबीय प्रक्रम यानी आइसोबारिक प्रोसेस है ना, आइसोबारिक प्रोसेस अंग्रेजी में नाम है आइसोबारिक, बेरिक भी बोल देते हैं, आइसोबेरिक है ना, आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे। ठीक, स्थिर दाब पर प्रक्रम। ठीक, तो क्या लिख दिया जाए, स्थिर दाब पर प्रक्रम। तो जाहिर सी बात है कि स्थिर दाब पर प्रक्रम है, तो इसका मतलब हो गया डेल्टा पी बराबर 0। अब डेल्टा पी बराबर 0 है, आयतन और तापमान बदल रहे हैं। आयतन बदल रहा है तो कार्य भी होगा, और तापमान बदल रहा है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होगा। ठीक, बात को समझ रहे होंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में दाब की बात कहीं भी नहीं है, दाब के पदों में कुछ नहीं है। वहाँ पर या तो आयतन बदलेगा या ताप बदलेगा, और वो दोनों बदल रहे हैं। इसका मतलब ये नियम चार्ल्स के नियम को मान के चलता है, यानी ये प्रक्रम जो है चार्ल्स लॉ, आयतन समानुपाती तापमान है ना वो। तो यानी इसमें सीधे सीधे देखने में आ गया कि पी वी बराबर nRT अगर लगा देते हैं, ठीक, तो देखिए ये दाब स्थिर, nR स्थिर, नंबर ऑफ मोल, आइडियल गैस कांस्टेंट दोनों स्थिर हो गए, तो इसका मतलब V समानुपाती T। तो ये नियम किसका है, ये नियम है चार्ल्स का नियम। ठीक, अब चार्ल्स का नियम कह रहा था आयतन बदलेगा तापमान बदलेगा, तो किसी भी गैस को दी गई ऊष्मा, ठीक, क्या लिखेंगे, किसी आदर्श, आदर्श तो लेना ही है, लिखें नहीं लिखें, ताकि रखना है माइंड में कि आदर्श गैसों पर है। तो किसी आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा गैस की, हाँ शाबाश, गैस की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है एवं गैस का आयतन बढ़ने के कारण गैस द्वारा कार्य किए जाने में भी खर्च होती है। सिंपल। अब थोड़ा सा चित्र के साथ समझेंगे, पहले थोड़ा चित्र बना के इसको समझेंगे कि ये चीज़ कैसे होती है। मान लीजिए हम कोई
गैस लगाएं, और गैस में क्या है कि थोड़ा पिस्टन लगाना पड़ेगा इस बार। कोई किसी बेलन में, सिलेंडर में, किसी बर्तन में गैस भरें तो दाब स्थिर रख के आयतन बदलने की संभावना इसमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि दाब वही रहेगा तो आयतन तो बढ़ेगा अगर गर्म करेंगे तो क्या करते हैं कि एक पिस्टन लगा देते हैं, इस तरीके से एक पिस्टन लगा देते हैं। ये क्या है, ये पिस्टन है, ये हो गया पिस्टन, और ये पिस्टन दरअसल ऊपर को जाएगा गर्म करेंगे तो, ठीक। और इसमें एक गैस भर देते हैं ऐसे, और गैस का रंग जैसा तुम चाहो मैं कर दूंगा। फिलहाल मैंने नीले रंग की गैस भर दी इसमें, देखो ये गैस भर दी मैंने, ठीक। और मैंने लिख दिया आदर्श गैस के N मोल। क्या लिख दिया मैंने, आदर्श गैस के N मोल, ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब मैं इसे गर्म कर दूंगा, ठीक। अब गर्म करने के लिए मैं इसके नीचे आग लगा दूंगा, कुछ जुगाड़बाजी कर दूंगा, मैं इसके नीचे आग लगा दूंगा। देखो ये मैंने आग लगा दी, ठीक है ऐसे, और अब मैं आग लगा दूंगा, ये देखो ये आग लगा दी मैंने। हीट हो गया। तो यहाँ से जो हीट दी है दैट इज़ क्या, वो दे दी डेल्टा क्यू। जब गर्म करेंगे तो गैस का तापमान बढ़ेगा, यानी गैस में तापमान बढ़ेगा। तापमान कैसा होगा, तापमान का अंतर 0 से बड़ा होगा, ठीक। और ये पिस्टन चूँकि दाब स्थिर है, जो दाब गैस डाल रही है वह स्थिर है, और वो बाहर के दाब के बराबर है, या पिस्टन का वजन पड़ रहा है उसके दाब के बराबर मिलाकर है, वो जो भी है दाब वही है, तो ऊपर को चलेगी। तो इसका मतलब हो गया कि गैस जो है ऊपर को चलेगी, और ये पिस्टन जो है ऊपर को भागेगा, और दोबारा से ये साम्य अवस्था बना देगा, यानी दोबारा फिर ये कोई ना कोई स्थिति बना देगा। तो अब देखा जाए तो ये हो गया डेल्टा वी, और ये भी क्या हो गया, ये भी 0 से बड़ा हो गया, ये देखो आयतन बढ़ गया, ठीक। जैसा कि लिखा गया है कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी आंतरिक ऊर्जा, क्योंकि ताप बढ़ेगा, नीचे से हमने हीट दे रखी है, दाब स्थिर है तो आयतन तो स्थिर नहीं है, गैस के अणुओं को ऊर्जा मिलेगी, वो चक्करें मारेंगे, दाब बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ताप स्थिर है तो बढ़ जाएगा आयतन, ठीक। तो कुल मिला के अब हम लिखें समीकरण, तो डेल्टा क्यू ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक। अगर हीट देंगे तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी और कार्य भी होगा, ठीक। अब अगर हम देखें भाई ये चीज़ क्या हो सकती है ताप के पदों में, तो ये हो सकता है, दैट इज़ कोई इशू नहीं है। देखो हम क्या कहते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक। अब हम थोड़ा सा अगर देख लें इसको, डेल्टा वी पे ले जाने की बात करें तो हम इसका क्या करते हैं, तापमान के पदों में अवकलन कर देते हैं, मतलब तापमान के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखो दाब स्थिर है, दाब का कुछ नहीं करते, दाब में कोई चेंज नहीं है। आयतन क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और ये एन आर हो जाएगा, क्योंकि टी का अवकलन क्या होगा, टी के सापेक्ष वो 1 हो जाएगा। यानी ऐसे भी लिख देते हैं, ये देखो ऐसे लिख देते हैं, डी वी बाई डी टी, ठीक। तो फिर क्या हुआ, ये जो पी डी वी है या पी डेल्टा वी है, इसकी जगह पे क्या आ गया, ये आ गया, यानी पी डी वी कितना हो गया, पी डी वी एन आर डेल्टा टी। तो ठीक है, आदर्श गैसों में ये बात, तो इस चीज़ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। और ये तो तुम जानते हो ये होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक। और ये स्थिर दाब पर तुमने हीट दी है, ये क्या होता है, ये होता है एन सी पी डेल्टा टी, स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता सी पी,
स्थिर आयतन पर Cv, कार्य हो गया ये। तो कुल मिला के अगर यहाँ से देखें तो चीज़ आ जाती है Cp इक्वल टू Cv प्लस आर और Cp माइनस Cv बराबर आर। ये सूत्र भी यहीं से सिद्ध होता है, क्योंकि हम पहले कर चुके, बहुत पहले कर चुके इसको हम। ठीक, तो दैट इज इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ऐसे लिखी होती है। तो कुल मिला के हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डेल्टा क्यू कितना एन सी पी डेल्टा टी, ये लिख दें। ठीक, और अगर अवकलनीय अवस्था में लिखना है तो डेल्टा क्यू एन सी पी डी टी ये भी लिख सकते हैं। देखो ये कैसा है, अवकलनीय या समाकलनीय रूप है। समाकलनीय रूप कह देते हैं इसको, थोड़ा तापमान का अंतर सी पी ये भी आ जाता है। तो ऊष्मा जो दी वह दो भागों में बंटी, एक उसने गर्म किया, एक उसने आयतन बढ़ाया। आयतन बढ़ाया तो कुछ कार्य भी हुआ, वह कार्य पी डेल्टा वी लिखा गया, या वह कार्य एन आर डेल्टा टी भी लिखा गया, जो कि आदर्श गैस के समीकरण से बदल दिए गए दोनों रूप, और डेल्टा वी जो कि एन सी वी डेल्टा टी के पदों में लिख दिया गया। इसको स्वातंत्र्य की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम के पदों में भी आप जानते हैं, उसके पदों में भी लिख सकते हैं, निर्भर करता है कैसी गैस है। मोनोएटॉमिक है, एक परमाणु है, दो परमाणु है। ठीक है, छोटा सा एक उदाहरण दे करके इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा उदाहरण लेंगे। O2 के 3 मोल स्थिर दाब पर गर्म किए गए यदि डेल्टा टी 300 डिग्री सेल्सियस हो तो O2 को दी गई ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस प्रक्रम में O2 द्वारा किया गया कार्य एवं O2 की आंतरिक ऊर्जा में है ना, वृद्धि भी ज्ञात कीजिए। तो स्थिर दाब पर ताप का अंतर, स्थिर दाब का ताप का अंतर साफ साफ तुम्हें दिखाई देता है, ये तो लिख दिया मैंने बोर्ड पे, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, चलिए, ताप का अंतर क्या है? (300 डिग्री सेल्सियस। तो ये ताप का अंतर है, ये केल्विन में भी इतना ही है, सेल्सियस में भी इतना ही है। ठीक, तो ये ताप का अंतर कितना हो गया? 300 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना हो गया? 300, बस। दैट इज केल्विन लिख लो, चाहे डिग्री सेल्सियस लिख लो। एन कितने मोल हैं? 3 मोल हैं। ओके, अब ऑक्सीजन का सीपी क्या है? सीपी होता है Cv प्लस आर, यही होता है सीपी।
कैसी गैस है O2? द्विपरमाणु गैस है, डायटॉमिक है। तो ये होता क्या है FR/2। F कितना F होता है द्विपरमाणुक का? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छे से पढ़ रखा है तुम लोगों ने। एक परमाणु का 3 होता है, इसका 5 होता है। R जोड़ दिया, ठीक। तो कितनी CP हो गई? 7R/2 CP आ गई, ठीक। कुल कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? डेल्टा Q NCP डेल्टा T। कितने मॉल हैं? 3। ताप कितना है? 300 तापांतर है ना, तो 3। ये कितना? 7R/2। कितना तापांतर है? 300। ये उत्तर किस में आ गया? जूल में, ठीक। कैलोरी में भी दे देते हैं कभी। क्या होता है, तुम लोग सोचते हैं सर कहीं कुछ लिखा होता है। 1 कैलोरी कितना होता है? बहुत मोटी सी बात है, 4.2 जूल, 4.18 जूल, जो भी लगा देते हैं, ठीक। कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक। तो उत्तर आ गया तुम्हारे पास है। तो कितना हो गया ये 450 जूल, ठीक। आर का मान क्या रखोगे? जूल वाला 8.314, ठीक। तो ये हो गया 450 8.314 जूल। लो, ये आ गया तुम्हारा उत्तर। गुणा कर लो। पहला सवाल हो गया साहब, कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? मोटा मोटी दिमाग में ये बात फिट बैठ गई, कोई इशू नहीं रहा इसमें, साधारणतया समझ में आ भी गया, ठीक। अब चलिए, अब दूसरी चीज़ ये कहता है कि इस प्रक्रम में O2 द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो देखिए, इसमें 2 पद होते हैं। अगर हम इसको फिर से ले लें, फिर से पकड़ेंगे, देखो इसको, चलिए अब फिर से ले लेते हैं एक बार। डेल्टा Q को क्या लिखा गया था? ये था डेल्टा U प्लस कार्य यानी P डेल्टा V। ये कार्य है, तो W यानी कार्य, ये कितना है? ये है P डेल्टा V, या तुमने निकाल रखा था NR डेल्टा T। अभी अभी तुमने बदल दिया था इसको, ये कार्य है। डेल्टा U क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, ये NCV डेल्टा T है। N है 5R/2 डेल्टा T है। N का मान कितना है? 3 मोल है, ठीक। तो 5R/2, CV जो है 5R/2 है। CP 7R/2 बनी थी ना, और ये 300 हो गया। ये आ गया तुम्हारा उत्तर डेल्टा U। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, कार्य कितने मोल हैं? 3। R का मान जो भी है, तापमान कितना है? 300। ये कार्य तुम्हारा कार्य आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक, तो पूरा आ जाएगा जो हम निकाल चुके हैं। यानी नियत दाब या अचर दाब पर 2 चीज़ें होती हैं। आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन, ये रहा, इस रास्ते से निकाल लेते हैं। कार्य इस रास्ते से निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, डेल्टा Q मिल जाता है। या सीधे डेल्टा Q निकालने के लिए सीधे क्या करते हो? सीधे NCP डेल्टा T भी लगा देते हैं, CP निकाल लेते हैं। किससे? CV प्लस R से। अभी निकाल के बताया था, फिनिश। सारे रास्ते खुल गए, ओके डन।